हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे आज 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व के बारे में। 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज आप सबके बीच राजीव दीक्षित के बारे में बात करेंगे। अब उन्हें आप एक महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व कह सकते हैं या फिर एक महान अर्थशास्त्री कह सकते हैं, महान शिक्षा शास्त्री कह सकते हैं, महान वैज्ञानिक कह सकते हैं और महान शिक्षक भी कह सकते हैं। यानी सब कुछ में निपुण परिपूर्ण थे राजीव दीक्षित। उन्हें लोग प्यार से राजीव भाई भी कहते थे। आज उनकी कहानी बताएंगे। वो हिंदुस्तान में वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी बचाओ आंदोलन जो उन्होंने चलाया, आजादी बचाओ आंदोलन, कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। आज उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करें। उनकी मौत भी एक रहस्यमयी मौत रही, उसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा होगी। सबसे पहले बात करते हैं राजीव दीक्षित। उनका जन्म कहां हुआ था? अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में नाह नामक एक छोटा सा गांव था जहां उनका जन्म हुआ था। उनके दादा एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पिता राधे श्याम बीटीओ अधिकारी थे, माता मिथिलेश देवी एक हाउसवाइफ गृहिणी थी। और उनकी स्टार्टिंग एजुकेशन अलीगढ़ से हुई। उसके बाद उन्होंने बीटेक किया इलाहाबाद से, फिर आईआईटी कानपुर से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, एमटेक किया उन्होंने। आईआईटी कानपुर को लेकर के कई अवधारणाएं हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आरटीआई पिटीशन 2016 में दर्ज की गई थी, तो उनसे डिटेल मांगा गया था कि इनका जन्म वास्तव में इन्होंने वास्तव में आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की थी या नहीं। इसके बारे में आरटीआई ने दो लिस्ट जारी की। एक लिस्ट ये बताती है कि उन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ा था, एक लिस्ट बताती है कि यहां से कोई राजीव दीक्षित नाम के कोई भी व्यक्ति यहां से पढ़े नहीं थे, ऐसा मान्यता है। इसके बारे में पूरी पुष्टि नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। उन्होंने जो आंदोलन शुरू किए, सबसे पहले उन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। आजादी मिलने के बाद भी कई ऐसी कमियां रही जो अभी भी हिंदुस्तान में है, विद्यमान है, जो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, जो उन्होंने उस समय बोला था आज के 15 से 17 साल पहले, वो आज भी बातें हकीकत में हम सबके सामने निकल कर आए। स्वदेशी बचाओ आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया। भारत स्वाभिमान जो उन्होंने 1999 यानी 1999 में शुरू किया। और उसी दौरान उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से हुई। कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। उसके बाद स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना दोनों ने मिल करके 2009 में किया। रामदेव और राजीव दीक्षित दोनों ने मिल करके स्वाभिमान ट्रस्ट खोला। उन्होंने ये विचार बनाया कि हम लोकसभा चुनाव 2014 में अपनी पार्टी लेकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि 2010 में ही उनकी मौत हो जाती है। अब ये मौत कैसे होती है? वो छत्तीसगढ़ दौरे पे थे, वहां दुर्ग, भिलाई थी, तमाम जगहों पर उनकी भाषण कौशल था। वहां उनको अपने स्पीच देने थे, व्याख्यान देने थे, उसके लिए गए थे। अचानक से वहां उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। दुर्ग से भिलाई आते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसी दौरान उन्हें वहां एक अस्पताल में, निजी अस्पताल ले जाया जाता है, भर्ती कराया जाता है, अपोलो हॉस्पिटल। लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। रहस्य यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है कि उनकी मौत वहां से मृत घोषित करने के बाद वहां से सीधे उन्हें उनके घर वर्धा न ले जाकर के सीधे पतंजलि शिविर हरिद्वार ले जाते हैं। वहां हरिद्वार ले जाने के बाद वहां उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए डिमांड करते। वहां अब देखिए, यहां यदि राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी इन सब की मौत होती थी, मीडिया को भी दोषी मानेंगे हम। उनकी खबर को मीडिया ने चलाया नहीं, भारतीय मीडिया ने, रेडियो ने दिखाया ही नहीं। उनका सारा क्रियाकलाप होने के बाद बताया जाता है कि राजीव दीक्षित नहीं रहे। जिस तरह से सारी खबरें चलाई जाती थी, अगर ऐसा चलाया गया होता तो शायद उनका पोस्टमार्टम, उनके चाहने वाले रात को वहां पहुंच गए थे, इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन इनके परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, जाने दीजिए, इनका अंतिम संस्कार किया जाए। रामदेव बाबा को इसी वजह से वहां पे दोषी माना जाता है। रामदेव बाबा वहां किसी को, अन्य व्यक्ति को मिलने भी नहीं दे रहे थे। इनकी लाश को सीधा ले जाकर के इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, इनका पोस्टमार्टम नहीं होता। यहीं से बात उठती है कि
कहीं न कहीं वहां जो पहुंचे, जो व्यक्ति वहां पहुंचे थे, देखे थे, उनका शरीर पूरा नीला पड़ गया था, आंखें और सब नीले पड़ गए थे। यानी कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा था कि इनको जहर दे करके मारा गया है। ऐसी लोगों की मान्यता, ऐसा लोग आज भी कहते हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई आज तक। इसके पीछे कई कारण रहे। इंटरनेशनल कंपनी जो एमएनसीज रही, मल्टीनेशनल कंपनीज जो रही, कोका कोला, पेप्सी, इनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन मोर्चा खोल दिया था कि ये सब टॉयलेट क्लीनर हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड के रूप में इनका यूज किया जाता है। वास्तविकता यह है, आज उनकी मौत के 10 साल बाद ये वास्तव में निकल के आया है। आज कोका कोला, पेप्सी जो भी कंपनियां हैं, इनमें केमिकल्स पाए जाते हैं। ये ठंडा के रूप में जिन्हें आप पीते हैं, इनको गर्म हो जाने के बाद पीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें क्या हकीकत है और क्या फसाना है। और भी कई चीजें उन्होंने खुलासा किया था, जैसे कि उन्होंने बताया था नूडल्स के बारे में, केमिकलाइज्ड है, इसमें कुछ मांस का हिस्सा है। सन 2010 में उनकी मौत के बाद सन 2016 या 17 में नूडल्स को बैन किया गया। फिर से वही बात सामने निकल के आई जो राजीव दीक्षित ने बोली थी। सदी के महान नायक स्वामी विवेकानंद के बाद मैं समझता हूं कोई व्यक्तित्व रहा जो उसने अपने बौद्धिक क्षमता के दम पे दुनिया के अंतरराष्ट्रीय पटल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना नाम कमाया, अपना रुतबा बताया, वो रहे राजीव दीक्षित। उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। आज उनकी मौत को 13 साल हो गए, आज भी उनके व्याख्यान, लगभग उन्होंने 12,000 प्लस व्याख्यान दिए थे। यूट्यूब पे उनके नाम से न जाने कितने चैनल से जो चल रहे हैं, उनके व्याख्यान, उनके क्लिप्स को दिखाया जाता है, शॉर्ट्स को, जो उन्होंने चिकित्सा पद्धति के बारे में जो उन्होंने बता दिया, अद्भुत, अतुलनीय है। एक बार वो हेमा मालिनी से मिलने गए, उन्होंने पूछा आपकी ये सुंदरता का राज। हेमा मालिनी ने बताया मैं घी के साथ मक्खन मिला करके दूध में मैं लगाती हूं। तो उन्होंने कहा था आप लक्ष्य का और इन सब का प्रचार क्यों करते हो? तो उन्होंने बताया इनका प्रचार इसलिए करते हैं, इससे रिवेन्यू आता है, पैसा मिलता है। अमिताभ बच्चन से पूछा गया पेप्सी कोला, उन्होंने कहा मेरा लीवर खराब हो गया उसी की वजह से, अब मैं प्रचार नहीं करूंगा। यानी कहने का तात्पर्य है सबका राज अलग है, सबने देसी नुस्खे अपनाए हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए एमएनसी कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 5,000 ऐसी कंपनियां उन्होंने बताया था जो हमारे देश में चल रही हैं, जो हमारे देश को नाश करने के लिए पैदा हुई। हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया। एलोपैथी के एक तरह से कह सकते थे महान विरोधी थे वो। एलोपैथी के विरोधी क्यों थे? क्योंकि एलोपैथी दवाएं आप देख रहे हैं और आज परिणाम उनकी मौत के 13 साल बाद परिणाम हम आपके सामने हैं, हम आप देख सकते हैं। एलोपैथी का ये है कि आप वो दवा लेंगे तो कहीं न कहीं साइड इफेक्ट हो जाता है, हाई डोज हो जाता है, इंसान मर भी जाता है, कहीं न कहीं एक अंग सही होता है दूसरा। आज हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट्स, मेंटल डिप्रेशन के पेशेंट, स्टमक पेशेंट, ये सारे पेशेंट क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि वो दवाएं ही हैं, ऐसी दवाएं हैं, एक रोग आपका ठीक होता है तो साइड में 3 रोग देके जाता है। ये एलोपैथी की मतलब साइड इफेक्ट है, कह सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था और आज ये बात हकीकत है। कैंसर जैसी बीमारियां, ये घातक बीमारियां जो है आज हिंदुस्तान में फैल रही हैं। शायद हिंदुस्तान स्वदेशी अपनाता तो आज सबसे सुखी समृद्ध देश होता। राजीव भाई दीक्षित अगर आज हम आपके बीच होते, शायद हमारा देश विश्व पटल पे एक अलग पहचान बना पाता। उनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। कई पुस्तकें उन्होंने लिखी थी। 4 वॉल्यूम देसी चिकित्सा गौ माता के बारे में उन्होंने लिखा था। गौ माता के गौ रक्षक थे, गौ माता के सबसे, पशु में अगर किसी सबसे ज्यादा प्रेम किया उन्होंने तो गौ माता से प्रेम किया। और गौ माता से मिलने वाले गोबर मूत्र, उनके दूध से जो लगभग 500 प्रकार की औषधियां बनाई जा सकती, उन्होंने बताया है सब कुछ। अब समझ सकते हैं आप, इसी बात से अंदाजा, गौमूत्र जिसका आज यूज हर जगह चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। विदेशों में लोग आज हमारा देसी वोकल फॉर लोकल जो आज नारा नरेंद्र मोदी ने दिया है, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, उन्होंने आज के 15 साल पहले ये नारा दिया था, बताया था। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी उनकी कई बातों को, उनके व्याख्यानों को अपने स्पीच में लाते। जैसे देखिए नोटबंदी, ये डिमोनेटाइजेशन जो उन्होंने कहा था आज के 20 साल पहले कि नोटबंदी किया जाए तो काले धन को वापस लिया जा सकता है, भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा था कि 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए जाएं।
अंततः 2016 में भारत सरकार ने वही किया जो उन्होंने आज के 10 साल पहले कहा था। अब समझ सकते हैं कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे। नोटबंदी करने का उन्होंने यही बताया था, नोटबंदी होनी चाहिए हर 10 साल बाद, बदला जाना चाहिए ताकि पैसा लोगों का निकल करके मार्केट में आए, बैंक में आए, ट्रांजैक्शन हो और पता चल सके लोगों के पास कितना पैसा है। यही है काला धन। और इस काले धन के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा था काला धन वापस लाएंगे, और काला धन वापस ला करके अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया था, उन्होंने उनके खाते में भेजा। हमारी सरकार ने कह करके बीजेपी सरकार ने पैसा दिया नहीं, 15,000 आप भी हम भी इंतजार कर रहे हैं, 15 लाख कब खाते में आएगा, अभी तक आया नहीं। दुर्भाग्य है। राजीव भाई दीक्षित ने पार्टी बनाई थी, उन्होंने रामदेव के साथ मिलकर पार्टी बनाई, सन 2014 को लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश 2010 में उनकी मौत हो जाती है। और आज रामदेव बाबा कई प्रकार के व्याख्यान व्यक्त करते हैं, मुझे भी देख करके बड़ा दुख होता है। उनके स्पीच में उनसे जब पूछा जाता है कि राजीव भाई दीक्षित कौन थे, तो वो बताते हैं कि एक व्यक्ति थे ऐसे वैसे, लेकिन मैंने खुद स्पीच देखा है, मैंने वीडियोस देखा है। राजीव भाई दीक्षित जी का जब स्पीच होता था, उनका व्याख्यान होता था, वहां रामदेव बाबा किनारे में अपना चटाई लगा करके योगासन है, अनुलोम विलोम कर रहे थे उस समय। आज भले बाबा बन गए हों, पतंजलि योग शिविर जो भी बना लिया, उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें योगदान रहा राजीव भाई दीक्षित जी का। प्रखर वक्ता थे, जो भी बातें उन्होंने कही थी। 1991 केडिया कंपनी शराब की कंपनी थी राजस्थान, उसको बंद करा दिया, उन्होंने आंदोलन चलाया। टिहरी बांध परियोजना पे उन्होंने खिलाफत मोर्चा खोल दिया। टिहरी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, वहां उनको रातों रात जान से मारने का प्रयास किया उन्होंने, पूरी प्लानिंग हो गई, लेकिन जाको राकेश साईं मार सके ना को, वहां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई पुलिस ने। अरे कई आंदोलन किए उन्होंने, लेकिन और दूसरी बात उन्होंने बात कही थी शिक्षा पद्धति के बारे में। जो आज शिक्षा पद्धति चल रही है, मैकाले शिक्षा पद्धति पूरी तरह से अंग्रेजी के खिलाफ थे। वो उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी, अमेरिका में भाषण व्याख्यान देने के लिए गए, अंग्रेजी में व्याख्यान दे रहे थे, तो वहां के लोगों ने उनका विरोध किया, कहा कि आप लोकल भाषा में दीजिए व्याख्यान। तो उन्होंने कहा सभी लोग समझ नहीं पाए अंग्रेजी, सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन वहां उन्होंने एक चीज सीखी कि सब लोग अपनी मातृभाषा में स्पीच दे रहे थे। तभी आए, उन्होंने कहा कि यह शिक्षा पद्धति, जब हम हर देश, जापान है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, सब अपना देश अपनी भाषा का यूज करके आज विकसित देश की श्रेणी में खड़े हैं, और हमारा देश अंग्रेजी के पीछे दौड़ रहा है। आज वही है ना, अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े हुए लोग कहीं ना कहीं हिंदी के हिंदुस्तान से नफरत कर रहे हैं। और तब आप पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापे में सेवा करेगा, तो कैसे करेगा? उसने मैकाले की शिक्षा पद्धति को पढ़ा है। गुरुकुल शिक्षा का उन्होंने बहुत जोर दिया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को उन्होंने बताया कि सबसे बेहतरीन शिक्षा पद्धति है, अगर इसमें बच्चा पढ़ता है तो गुरु माता पिता सबको पहचानता है और उनका एक अलग सम्मान करता है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति को उन्होंने सर्वोपरि समझा। और हमारा तक्षशिला जैसे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, ऐसी लाइब्रेरी थी जहां चिकित्सा पद्धति की पूरी किताबें भरी हुई थी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने उन्हें जला दिया पूरा। 2-2 साल तक लाइब्रेरियां जलती रही, इतनी धरोहर हिंदुस्तान में थी। और संविधान के बारे में उन्होंने जो बात कही, संविधान हमारा पुराना है, अपाहिज है, ऐसा उन्होंने कहा था। वास्तव में है, अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग कहते हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, एक क्षत्रिय लड़के ने बताया कि जब इतने बड़े विद्वान थे तो उन्होंने उधार मांग मांग के आयरलैंड से, इंग्लैंड से, अमेरिका के जैसे देशों से उधार मांग के संविधान का एक बनाया है पद्धति। और वास्तव में संविधान को पूरी तरह से मैं भी सही नहीं मानता, काफी संशोधन होने चाहिए, उसमें परिवर्तन होने चाहिए। संविधान के कानून के नियमों को उन्होंने खिलाफत किया। उन्होंने कई नियमों के बारे में, जैसे देखिए आप, होता है ना, पहले होता था अंग्रेज के जमाने में कि आप सोए हैं, रात के समय पुलिस पहुंचते, मतलब उठा लेते थे आपको। आज भी वही कर रही है पुलिस पद्धति, सारा कानूनी अधिकार उनके पास है। नेताओं के बारे में जो उन्होंने स्पीच दिया था, मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में जो स्पीच दिया था उन्होंने, पी चिदम्बरम के बारे में जो पहले बताया था, आज हकीकत समझ में आई है सबको। उन्होंने 10 साल पहले ही बता दिया था, वित्त मंत्री थे, कि कितने बड़े ये घोटालेबाज हैं।
आज भी बात हकीकत निकल के आई है। पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी रही हो, कांग्रेस रही हो, सबके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। वो किसी निर्भय निडर व्यक्तित्व के धनी थे, राजीव भाई दीक्षित। उनका जन्म और मृत्यु 30 नवंबर, दोनों डेट सेम होती है। महान व्यक्तित्व का यही होता है, उनकी बहुत कम ही रेयर होते हैं। 30 नवंबर 2010 को दुनिया से अलविदा कहा उन्होंने। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी उन्होंने काम किया था। जर्मनी की यूनिवर्सिटी से उनको ऑफर आया था कि आप हमारे यहां जाइए, हमारे साथ काम करें, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि हमें देश सेवा करनी है और देश सेवा में लग गए। बौद्धिक क्षमता क्या थी, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी और भी बातें अगले वीडियो में होंगी। आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।